मान लेते हैं कि Z1 और Z2 अलग अलग सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जो Z बराबर कोष्ठक में 1 घटा T गुणा Z1 जमा T गुणा Z2 है, जहां T कोई वास्तविक संख्या है जो 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। अगर पूर्णांक W यानी आर्ग्यूमेंट W शून्येतर यानी नॉन जीरो सम्मिश्र संख्या W के मुख्य पूर्णांक यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को प्रदर्शित करता है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक एक कोण होता है जो सम्मिश्र तल पर सम्मिश्र संख्या की स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर को दर्शाता है। आइए अब यहाँ आर्गन्ड आरेख यानी आर्गन्ड डायग्राम बनाते हैं, जिसका ये काल्पनिक अक्ष है और ये वास्तविक अक्ष है, और मान लेते हैं यहाँ सम्मिश्र संख्या Z है। अगर ये Z है तो इसका कोणांक या यूं कहें कि Z का कोणांक यहां ये कोण होगा, इसलिए ये फाई बराबर कोणांक Z है। ये सब हमें प्रश्न के दूसरे भाग में दिया गया है। अब हम इनमें से प्रत्येक को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रश्न में एक से ज्यादा विकल्प भी सही हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या वे सत्य हैं। चलिए पता करते हैं कि Z घटा Z1 का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या है। तो Z घटा Z1 का परिमाण निकालते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले यहां Z पर ध्यान देते हैं। इसके लिए समान रंग का प्रयोग करते हैं। अगर हम Z पर ध्यान देते हैं तो Z का मान ठीक यहां दिया हुआ है। हम यहां Z1 को कोष्ठक के अंदर गुणा कर सकते हैं, इसलिए ये Z1 घटा T गुणा Z1 जमा T गुणा Z2 होगा। अब हम इसमें से Z1 घटाते हैं, तो यहां घटा Z1 है, यहां ये और ये रद्द हो जाते हैं। अब हम यहां से T का गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो हम इसे T गुणा कोष्ठक में Z2 घटा Z1 का परिमाण लिख सकते हैं। इस प्रकार ये Z घटा Z1 का परिमाण है, जो यहां पहला पद है। चलिए अब Z घटा Z2 का परिमाण पता करते हैं। इसके लिए हम दूसरे रंग का प्रयोग करेंगे। तो Z घटा Z2 का परिमाण बराबर, यहां हमें Z का मान दिया हुआ है। चलिए Z का मान लिखते हैं। तो यहां ये कोष्ठक में 1 घटा T गुणा Z1 जमा T गुणा Z2 है, जो कि Z का मान है। और अब हम इसमें से Z2 घटाना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं कि अब हम यहां क्या कर सकते हैं। हम यहां से T घटा 1 को अलग कर सकते हैं, या यूं कहें कि इन दोनों पदों से Z2 का गुणनखंडन कर सकते हैं। अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, कोष्ठक में 1 घटा T गुणा Z1, जो कि ये वाला पद है, जमा दूसरे रंग वाला प्रयोग करेंगे, जमा कोष्ठक में T घटा 1 गुणा Z2। यहां ये और ये भाग, इन दोनों भागों का परिमाण समान है। चलिए देखते हैं कि जब हम यहां इस पद को इस पद से जोड़ते हैं तो क्या होता है। यहां हमारे पहले विकल्प में यही कहा गया है, तो अब हम यहां इस पद को इस पद से जोड़कर सरल करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये T गुणा कोष्ठक में Z2 घटा Z1 का परिमाण जमा ये पूरा व्यंजक यानी एक्सप्रेशन, इसे लिखने से पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं। हमारे पास यहां 1 घटा T और T घटा 1 है। हम इसे यहां लिखते हैं, लेकिन इससे पहले इसमें थोड़ा बदलाव करते हैं। तो यहां कोष्ठक में 1 घटा T गुणा Z1 का परिमाण होगा, और फिर यहां पर 1 घटा T लाने के लिए हम कोष्ठक के बाहर ऋणात्मक चिन्ह लगा देते हैं। इसलिए यहां ये ऋणात्मक चिन्ह गुणा कोष्ठक में 1 घटा T है, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह गुणा कोष्ठक में 1 घटा T और धनात्मक चिन्ह गुणा कोष्ठक में T घटा 1 दोनों समान है। अब यहां Z2 लिखते हैं। अब यहां हमारे पास 1 घटा T सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए हम यहां से 1 घटा T का गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये कोष्ठक में 1 घटा T गुणा कोष्ठक में Z1 घटा Z2 का परिमाण है। तो अब हम इस पद को यहां लिख लेते हैं, जिसके लिए हम इसे कॉपी करते हैं और यहां पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास अब ये पद जमा ये पद है। इस तरह हमने व्यंजक A को सरल बना लिया है। चलिए इसे थोड़ा और सरल करने की कोशिश करते हैं। यहां T एक अदिश पद है, जिसका मान 0 और 1 के बीच है। प्रश्न में दिया गया है कि T का मान 0 और 1 के बीच है, इसलिए ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, क्योंकि यहां T का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो इस प्रकार ये धनात्मक हो जाता है, और ये दोनों अदिश यानी स्केलर हैं, जो यहां परिमाण का अनुमाप परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समान है। यहां ये सभी धनात्मक हैं। आइए इसे अब सरल करते हैं। हम यहां सिर्फ T नहीं लिखेंगे, हम यहां T का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। तो ये T का निरपेक्ष मान गुणा Z2 घटा Z1 का निरपेक्ष मान है, क्योंकि यहां सिर्फ अनुमाप परिवर्तन हो रहा है।
अब यहाँ जमा 1 घटा टी का निरपेक्ष मान गुणा Z1 घटा Z2 का निरपेक्ष मान लिखते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि Z1 घटा Z2 का निरपेक्ष मान Z2 घटा Z1 के निरपेक्ष मान के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि यहाँ ये दोनों सदिश यानी वेक्टर हैं जो अलग अलग दिशा को निर्देशित कर रहे हैं, या यूं कहें कि यहाँ ये सम्मिश्र संख्याएं एक दूसरे के ऋणात्मक हैं, लेकिन इनके निरपेक्ष मान या परिमाण यानी मैग्नीट्यूड समान है, इसलिए हम इसे Z2 घटा Z1 का निरपेक्ष मान लिख सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी हमें समान चीजें मिलें जिसका हम गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ Z2 घटा Z1 का निरपेक्ष मान लिखते हैं जो Z1 घटा Z2 के निरपेक्ष मान के समान है, क्योंकि ये दोनों सदिश अलग अलग दिशा में नहीं जा रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब t का निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं। हम जानते हैं कि t धनात्मक है, इसलिए हम इसे सिर्फ t लिख सकते हैं। इसी तरह 1 घटा t का निरपेक्ष मान भी धनात्मक है, इसलिए इसे 1 घटा t लिख सकते हैं। अब यहां से ये और ये सर्वनिष्ठ गुणनखंड हैं, इसलिए हम इसका गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहां कोष्ठक में t जमा 1 घटा t गुणा Z2 घटा Z1 का निरपेक्ष मान होगा, और यहां t और t रद्द यानी कैंसिल हो जाएंगे, जिससे हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। इसलिए हमें सिर्फ Z2 घटा Z1 का निरपेक्ष मान प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकल्प 1 सत्य है, यानी कि अगर हम इस पद को इस पद से जोड़ते हैं तो हमें वास्तव में सही उत्तर प्राप्त होता है। हमने इस प्रश्न को 3 अलग अलग वीडियो में हल किया है, इसलिए बाकी के विकल्पों यानी बी, सी और डी के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे।